अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे नसीरुद्दीन खान नैयर साहब स्टूडियोज़ में ही, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा वीडियो लिंक पे मेरे साथ होंगे। दिफाई तजियाकार हैं, जबकि अतर काज़मी और राना मुबशर हमारे शो का हस्ब मामूल हिस्सा होंगे। और हम सियासी उठक बैठक से ही प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। तख्त लाहौर पर कब्ज़े की जंग में शिद्दत आ चुकी है और इसका अंदाज़ा जरदारी साहब की लाहौर आमद से लगाया जा सकता है। वो न सिर्फ लाहौर आ रहे हैं बल्कि यहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें लग रही हैं और चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद उनकी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से आज जेल में मुलाकात की, दीगर रहनुमाओं के हमरा। उन्होंने क्या इशारे दिए हैं, शामिल करते हैं वो। करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तो शुनीद हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। हमें इंशाअल्लाह ताला सॉल्यूशंस की तरफ जाना है और हम सॉल्यूशंस की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। इमरान इस्माइल साहब भी उनके हमरा मौजूद थे और ये भी इतलात आ रही हैं कि सिंध के दो बड़े लीडर्स की जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकात हुई है। जहांगीर खान तरीन साहब सिर्फ पंजाब की सतह पर एक्टिव नहीं है बल्कि केपी और सिंध में भी खासे मुतहरिक देखे जा रहे हैं और वो विजिट भी कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट मुलाकातें भी उनकी चल रही हैं। ऐसे में शेख रशीद साहब, साबिक वज़ीर दाखिला, वो अपील कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। क्या कह रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब? 30-30 हजार रुपए के मुलाजमीन को उठा के नामालूम जगहों पर ले जाया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। न सिर्फ तोड़ फोड़ की बल्कि गाड़ियां भी ले गए और सामान भी ले गए। रियासत और सियासत को गंदा और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मेरी जिंदगी को खत्म करने के लिए 3 आदमियों को एंगेज किया जा रहा है। मैं मौत और हयात की इस कश्मकश में आपको बताना चाहता हूं कि मैं अल कादरा ट्रस्ट के एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था। मैं कभी किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं था, लेकिन जिस तरह जिंदगी हराम की जा रही है, जिस तरह जीना मुश्किल किया जा रहा है, इस पे आपको नोटिस लेना होगा। अगर आपने भी आईनी और कानूनी फैसले न किए तो ये मुल्क कहत साली, महंगाई, बेरोजगारी, इक्तसादी तबाही में आम आदमी खुदकुशी करेगा, खाना जंगी होगी। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी में इतनी गुंजाइश है, जहांगीर तरीन साहब नई पार्टी बना के उसमें इन सब लोगों को शामिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं बात पैमा से। अतर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं कि पीडीएम के अपने अपने रास्ते लेने का यही वक्त है कि राना साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भी आज़ाद है, वो अपने फैसले ले सकती है, नून लीग भी सिंध में कदम जमा सकती है। तो जो जरदारी साहब की लाहौर आमद है, कोई ग्रैंड लाइन्स इन पिक्चर, इलेक्शन कैंपेन या जो कद्दू बट रहा है वो सब में बराबर तकसीम हो, कुछ इस तरह के इशारे हैं? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इमरान खान की जमात को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ नए सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश भी की जा रही है। जब इलेक्शंस में जाएंगे, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी, नून लीग अपना इलेक्शन लड़ेगी, तो उस वक्त तक ये इंतजार कर रहे हैं जब ये लोग श्योर हो जाएंगे, जब इनको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस हालत में नहीं रही है कि वो इलेक्शन लड़ सके कि हमारे साथ, या वो कमजोर हो गए, तो फिर ये इलेक्शन में जाएंगे और फिर उसके बाद फिर कद्दू बटेगा या जूतियों में दाल बटेगी, वो उस वक्त हम फैसला कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया कि फवाद चौधरी साहब की जेल में मुलाकात हुई है। अब जेल में फैमिली मेंबर्स से तो मुलाकात करने नहीं दे रहे लीडरशिप की, वो बार बार आके दहाइयां दे रहे हैं कि जनाब हमसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अब ये फवाद चौधरी साहब की और इमरान इस्माइल साहब, ये तमाम वो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जिन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली थी। अचानक ये जेल भी पहुंच गए और इनकी मुलाकात भी करवा दी गई और मीडिया ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा दी, और फिर ऊपर से उन्होंने आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की कर दी। तो मेरे ख्याल में लगता है इस तरह है कि जैसे कोशिश की जा रही है कि एक जो है माइनस इमरान खान कोई फार्मूला बनाया जाए। ये कोशिश तो हो सकती है हर किसी की, जिस तरह राना साहब ने भी फरमाया कि हर कोई आज़ाद है अपनी सियासत के अंदर, लेकिन इसके ऊपर जिसे आप कहते हैं कि कोई आगे जाके कंक्रीट अमल दरामद होगा, लोग इनके साथ मिलेंगे, इस वक्त मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग टूट के जहांगीर तरीन साहब के पास जाएंगे और जहांगीर तरीन साहब से मैंने सुना है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी राब्ते में हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन मेन जो इस वक्त सबसे बड़ी फिक्र है वो ये है कि मजीद लोग नहीं टूट रहे, उनको किस तरह तोड़ना है। अब उनको तोड़ने का एक नया फार्मूला ये है कि पीटीआई के अंदर ही रखा जाए
और एक नई पीटीआई हकीकी दी जाए, जहाँ पे पीटीआई के जो बड़े बड़े नाम हैं वो उस जमात में चले जाएं, वो कुछ सीटें ले लेंगे और वो एक तरह से डेंट डाल देंगे पीटीआई में और एक मखलूत किस्म की पार्लियामेंट आ जाएगी। ठीक है। ये यानी राना साहब ये वो फार्मूला हुआ ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी सिलसिले में कन्विंस करने के लिए फवाद चौधरी साहब बाज गए। क्या ख्याल है, आपके पास इत्तलात हैं कि वो कन्विंस हुए या नहीं हुए, और जरदारी साहब किस मिशन पे लाहौर आए हैं? खबर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं? काफ लीग की इस सियासी मंजरनामे में अहमियत क्या है, और जहांगीर खान तरीन साहब किसकी पिच पे खेल रहे हैं? राना साहब, इतने सारे सवाल आपके सामने। अच्छा जी, शुरू कर लेते हैं आसिफ जरदारी साहब से। आसिफ जरदारी साहब जो है ना जी, उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है सदरन पंजाब में, साउथ पंजाब में। उन्होंने काफ़ी लोगों से राब्ते उन्होंने किए हुए और कई लोगों के साथ उनकी डील जो है फाइनलाइज हो चुकी है। सो पीपल विल बी ज्वाइनिंग पीपल्स पार्टी इन द डेज टू कम, स्पेशली फ्रॉम साउथ पंजाब, नंबर 1। और आसिफ जरदारी साहब खेलना ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सिंध से बाहर निकल के पंजाब में उनका एक ऐसा ग्रुप हो, उनके पास इतनी तादाद हो लोगों की जो प्रेशर कर सके, प्रेशराइज कर सके पंजाब की हुकूमत बनाने में। यानी कि वहाँ पे वो हो सकता है कि अपना गवर्नर भी बनाने के चक्कर में होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। उसके साथ साथ वो कोशिश करेंगे कि जो भी चीफ मिनिस्टर बने पंजाब में, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की इतनी तादाद हो, इतने मेंबर्स हो कि उनके बगैर वो चीफ मिनिस्टर ना बन सके। अच्छा। अगली बात होगी जनाब काफ लीग की। तो काफ लीग के अंदर जो है जो पहले टूट फूट हुई थी, वो मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा कहता हूँ, 99.9% चांसेस ये हैं कि काफ लीग जो है एक मरतबा फिर जो है इकट्ठी हो सकती है, जो उनके टूटे थे लोग। परवेज इलाही साहब का बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि परवेज इलाही साहब जनाब काफ लीग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अभी तक अगर परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मेरे ख्याल में ये सवाल बिल्कुल करना बनता ही नहीं है। 7 दिन से पुलिस वाले वहीं बैठे हैं, तो दैट मींस के बैकडोर क्या चल रहा है, सड़कें तो बंद हैं। नहीं, वो बैठे रहेंगे उठे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई ना, तो इसका मतलब ये है कि जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो दैट मींस के वो देयर इज बैकडोर डिप्लोमेसी गोइंग ऑन, और वो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो परवेज इलाही साहब कोई भी अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं। एंड चौधरी ऑफ गुजरात आर नोन फॉर दिस थिंग कि वो पॉलिटिकली अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से बड़े टाइमली मैनूवर कर लेते हैं। अच्छा, थर्डली बात होगी जनाब कि आपने पूछा कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में फवाद चौधरी साहब और ये सारा प्रेशर ग्रुप जो है क्या किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। अब बात ये है कि उनको एक नॉड मिली है, ये फवाद चौधरी साहब हो, इमरान इस्माइल साहब हो, जो लोग टूट के गए हैं या टूट के बाहर निकले हैं पीटीआई से, और ये कहा यह जा रहा है कि ये सारे लोग जो है जनाब जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के पास। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन साहब को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन साहब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब से उनको जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सो जहांगीर तरीन साहब को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए अभी थोड़े अर्सा पहले तक फैसल वाडा साहब जो थे, फैसल वाडा और ये फवाद चौधरी साहब ये इकट्ठे कोशिश में थे कि जहांगीर तरीन साहब के साथ इनका मिलाप हो जाए, और जहांगीर तरीन साहब के साथ इनकी बातचीत भी चलती रही है। और किसी हद तक मैं ये आखिरी वक्त तक इसको कंफर्म नहीं कर सकते आपके ये नाम अलग होंगे। मे बी देयर आर चांसेस कि फवाद चौधरी हो, फैसल वाडा हो, और या इनके साथ के हम ख्याल जो लोग हैं वो जहांगीर तरीन साहब को मेजॉरिटी लोग जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपना आपको असर्ट करना चाहते हैं और वो भी एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहा यह जाता है कि इसे पीटीआई को तोड़ने की साजिश की जा रही है। पीटीआई टूट चुकी है, इसमें साजिश की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टूट चुकी है। हाँ, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? यस, मैंने एग्जाम्पल फिर दोबारा देता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई भी हल्का उठा के देख लें, उस हल्के के अंदर जब 4-4, 6-6 कैंडिडेट्स होंगे और पीटीआई के 2-2 ग्रुप्स होंगे वहां पे, और पीटीआई इमरान खान वाली पीटीआई भी हो सकती है, और उसके साथ जनाब दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब वाला ग्रुप हो सकता है, और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब वाला ग्रुप हो सकता है। असद उमर साहब को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं राना साहब, उनको क्यों भूल रहे हैं आप? उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी। असद उमर साहब किसने? अब वही ना जी, वो मैंने इमरान खान साहब वाला ग्रुप कह दिया ना, वो इमरान खान साहब वाला ग्रुप होगा तो ये सारे लोग हो गए। 3-3, 4-4 किस्म की जो पीटीआई बनेगी तो उसमें डेफिनेटली वोट तो टूटेगा ना। ठीक है। जब वोट टूटेगा तो दैट मींस कि किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी, तो वो हंग पार्लियामेंट बनेगी और उसमें हर बंदा जो है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसमें कमाल किसको हासिल है?
आसिफ जरदारी साहब को। और आसिफ जरदारी साहब जनाब जोड़ तोड़ के बादशाह हैं और अपने साथ लाइज मिला लेते हैं। उन्होंने पहले भी 5 साल पूरे किए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब अब 5 साल पूरे नहीं कर सकी अपनी हुकूमत में, हुकूमतों के। आसिफ जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत जो है 5 साल पूरी कर दी, सबको लेके साथ चलते रहे। सो दिस इज द गेम प्लान जी, जो मेरी समझ में अच्छा राना साहब, अतर ने ये बात कही कि अभी मजीद लोग नहीं टूट रहे, हाँ मजीद लोग नहीं टूट रहे, ऐसा ही है राना साहब? जरा ऑपरेशन जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ा है या इत्तलात हैं कि पुलिस मजीद लोगों को अरेस्ट करने का इरादा रखती है? शेख रशीद साहब लिस्ट पे हैं, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ शेख रशीद साहब लिस्ट पे है। शेख रशीद साहब अरेस्ट हो सकते हैं और उनकी कोशिश जारी है जनाब। उसमें कोई मजीद लोग कौन से टूटने के बंदे बाकी रह केड़े वो समझा अभी और बड़े बड़े नाम हैं जिनके अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोई भी खैबर पख्तूनख्वा से कोई नहीं टूटा, खैबर पख्तूनख्वा से कोई नहीं टूटा। पंजाब के जो लोग टूटे हैं, मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी अपना हल्का नहीं जीत सकते हैं। मैं अभी हूँ कि वो अपना हल्का नहीं जीत सकते हैं। जो मेन लोग हैं पंजाब के वो सारे खड़े हैं, महमूद रशीद साहब खड़े हैं, एजाज चौधरी साहब खड़े हैं, फरक हबीब खड़ा है, शाजमीन राशिद खड़ी है। ये एक साइकोलॉजिकल तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी टूट गई है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है, जब इनको बिल्कुल ठीक नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ग्राउंड रियलिटीज यही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? अतर साहब आप ठीक कह रहे हैं। चौधरी साहब कह रहे हैं कि फरक हबीब साहब से उनका राब्ता हो चुका है। नहीं इनको टास्क मिले हैं ना, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ये अतर साहब ठीक है। अच्छा हाँ, मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा आयशा आपकी इजाजत से। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कह रहे हैं जनाब पार्टी टूटी नहीं है। पार्टी टूटी नहीं है तो पार्टी शुरू भी हो चुकी है ना। और जब पार्टी शुरू हो चुकी है तो उसमें पार्टी टूटी भी ना। और उसमें वो लोग जो थे, जो लोग उनको मशवरे दिया करते थे इमरान खान साहब को, जिनके बारे में हम हमेशा कहते थे कि 2-4 बंदे साथ हैं जो उनको गलत मशवरे देते हैं और गलत जगह पे उनको लेके जा रहे हैं, उनको बंद गली में लेके जा रहे हैं, पिच कर रहे हैं अगेंस्ट पिंडी, और वो उस बंद गली में लेके चले गए। चले वो तो आज नहीं है उनके साथ, उनमें से तो मेजॉरिटी बंदे नहीं है उनके साथ। तो जो बंदे हैं उनके साथ वो ऑलरेडी दे आर डिटेन्ड। उनका फैसला क्या होता है, उन पे क्या लगते हैं, उनको क्या सजाएं होती हैं, क्या नहीं होते, विल दे बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इलेक्शंस? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि जो बंदे आप कह रहे हैं नहीं टूटे पीटीआई के, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे आइंदा आने वाले इलेक्शन में? There are many ifs and buts, ठीक है, नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है राना साहब। अभी तो पार्टी चल रही है ना, अभी तो ऑन गोइंग है, शुरू हुई है, अभी तो देखते हैं कहाँ तक जाती है। जनरल साहब जरदारी साहब की बात हो रही है और जहांगीर खान तरीन साहब का जो चार्टर्ड प्लेन है, सुना है कि वो केपी का भी रुख करेगा थोड़े दिनों तक। इस जरदारी साहब की जो लाहौर यात्रा है, इसे रिवाइवल ऑफ पीपल्स पार्टी इन पंजाब कह सकते हैं, और नून लीग क्या इससे आगाह है पूरी तरह? देखिए मैंने तो आपसे पहले कहा था, इलेक्शन अगर होते हैं नंबर 1, और जब होते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि जूतियों में दाल बटने का उस वक्त अमल सामने आपके आ जाएगा। कुछ चीजें आपके सामने आ रही हैं। देखिए हम सब कुछ बात कर रहे हैं जी, फलाना इधर चला जाएगा, फलाना खड़ा किस बात पे है? अवाम के वोटों पे खड़ा है। ये जो 30 करोड़ अवाम है, इनसे भी तो कोई पूछेगा ना कोई किसी वक्त, जब कहेंगे हमारे पे इलेक्शन में जाएंगे, जब होगा हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई इलेक्शन में जाने से, ना जाने की वजह से ही तो सारा कुछ हो रहा है। जब इलेक्शन होंगे अवाम कहाँ खड़ी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर हमारा ख्याल ये है कि आज भी हम आज से 30 साल पहले के वक्त में खड़े हैं, जहाँ पे एक खास तरीके से वोट हुआ करते थे, चलते थे, एक पार्टी को आगे लेके जाया जाता था, पार्टी आ जाती थी, जो भी होता था। आज की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन बात समझ आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये समझ आ जाएगी कि इमरान खान साहब की सपोर्ट जितनी हो भी हो, जो लोग इस खिलाफ खड़े हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो इस जिनकी आप सब जिक्र कर रहे हैं, इनके खिलाफ हैं लोग। क्या जो लोग इनके खिलाफ हैं कल जब इलेक्शन होगा तो इनके साथ खड़े हो जाएंगे? क्यों खड़े हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान की हालत जब भी इलेक्शन होगा इतनी बेहतर हो जाएगी कि ये अवाम के पास जाके कह सकेंगे? क्या आज भी आपकी ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये मैंने ऑरेंज ट्रेन बना दी, या मैंने लैपटॉप दे दिए, या मैंने ये कर दिया, क्या आज भी ये जो 65% जो नौजवान तबका है हमारा, क्या आज भी ये खरीद लेगा इस चीज को सारे को?
और क्या आज भी जो हमारे बुजुर्गवार थे, हम जैसे जो मतलब बुजुर्गवार तो सीनियर सिटीजन कहना चाहिए, तो सोच लेंगे हम जैसे लोग जिन्होंने किसी वक्त नून लीग को सपोर्ट किया, अबूर हो गए हैं कि ये चीज हो रही है जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह कौन है? क्या लोगों के ज़हन से ये चीजें महव हो सकती हैं? अगर जिस तरीके से बात चली थी, असम्बली डिसॉल्व हुई थी, सही था गलत था, जो आपका आइन था उसके तहत हुई थी। अब इलेक्शन के ना जाने के नतीजे में जो इस जगह पे आज हम खड़े हैं, क्या इसको लोग भूल जाएंगे? और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में खड़ी हो तो अवाम उसको एज ए लीडर तस्लीम कर लेंगे? नवाज शरीफ साहब यस, किसी साहब सिंध की हद तक यस, बाकी मुल्क में जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो एज ए वर्कर तो बहुत काम किया उन्होंने, जहाज उनका काम भी किया, लेकिन उनके पीछे कोई शख्स खड़ा था जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। जी, गलत था, सही था। इनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत है, इंक्लूडिंग काफ लीग, इंक्लूडिंग बाकी लोग जो हैं, क्या वो खड़े होके अवाम उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे? अगर तो ये हो सकता है तो बिल्कुल जो भी आप कीजिए, लेकिन किसी न किसी स्टेज पर अवाम तो बोलेंगे ना। ठीक है, वो बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने को हम तैयार नहीं है। एक और चीज देखिए, पीडीएम जब भी बोलती है जी, वो क्या करती है? वो इस वक्त पीडीएम जब भी बोलती है अपने आगे एक शील्ड रखती है, छुप के बोलती है। और वो शील्ड क्या है अब सब जानते हैं। देखना होगा कि क्या वो शील्ड जिसके पीछे ये खड़े हैं वो आप बार बार अवाम के सामने लेके आ रहे हैं और बार बार अवाम के ज़हनों में कोशिश कर रहे हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पीडीएम की शख्सियात समझदार भी हैं, उन्होंने अपने बयानिए में जिस तरीके से इंटरवोवन किया है इस शील्ड को जी, क्या वो चीज लोग बाई कर लेंगे इस चीज को? बहुत आम सवाल है, बहुत आम सवाल है। लेकिन उससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया उस पर तो सुनो न्यूज़ को एक पोल चलाना चाहिए कि जो सियासी कामत के एतबार से कौमी सतह का लीडर कौन है इस वक्त जो करंट प्लॉट हमारे पास मौजूद है, तो देखते हैं उस पर अवाम क्या जवाब देते हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हमें है। हाँ जी, शर्जील मेमन साहब, शर्जील मेमन साहब, साकिब निसार साहब याद करा दिया आपने। हाँ बिल्कुल। अब्दुल कादिर पटेल साहब भी इस मुकाबले में शामिल कर लें। देखिए उनको 10 अरब हर जाने का नोटिस भी चला गया, इस लिहाज से भी उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई। और भी बड़े नाम आ सकते हैं। वो बैन अल-कौमी लेवल के साइंसदान है, सिर्फ लीडर नहीं है। उन्होंने जो टेस्ट इजाद किए हैं वो कौन ने देखे। अच्छा, वो डॉक्टर साहब भी जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाई है उनको भी हर जाने का नोटिस चला गया। अच्छा नहीं साहब, साइंस की बात हुई तो साबिक वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को आपने सुना, अतर ने बड़ा अच्छा नुकता उठाया कि वो तो सियासत से किनारा कश हो गए थे, आज उन्हें क्या सूझी, वो शाम में कुरैशी साहब से जाके मिले। उन्होंने आज कहा है कि 25 करोड़ अवाम को जरदारी साहब और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ सकते। मेरे भाई इतना बता देते कि इमरान को किसके सहारे छोड़ गए। ओ हो ये भी आज बता देते। दुखी रग आपने छेड़ दी। कल तक जो बातें थी आपकी इमरान खान के बारे में कुछ तो याद रखें, और ये भी बता देते कि इमरान को किसके सहारे छोड़ा है। और ये दोनों साहबान जो साथ खड़े हैं, ये 25 साल से एक ही तराने गा रहे थे स्टेज पे, एक साहब तो और दूसरे एक ही नारे लगा रहे थे। हमें तो ये बातें होती रहती हैं। ये इमरान इस्माइल साहब ने वो गाना गाया था ना, रोक सको तो रोक लो, यही है। तो मैंने 25 साल गाया जनाब, एक दिन नहीं गाया। लता से ज्यादा रिकॉर्ड है। अब पता नहीं कौन से, अब पता नहीं नया गाना कौन बनाएगा और किस सुर और ताल पे ये गाएंगे। खैर उनकी मर्जी। हो सकता है रक्स भी करें। सियासत नहीं, मैंने ये नहीं कहता। वो रक्स जंजीर पहन के भी किया जाता है। नहीं, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये नहीं करने वाले। अच्छा एक बात सुन लें, अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, हाँ। लास्ट शो भी मैंने कहा था कि तरीन साहब हाइपर एक्टिव है। तरीन साहब एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ इलेक्टेबल्स हों। सबको इस बात का इदराक है, क्योंकि उनके साथ एक बहुत ही जीरक साथी हैं इसहाक खाकवानी साहब जी। उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल विजन इस मौजूदा तरीन ग्रुप में किसी का नहीं है, तजुर्बा भी और विजन भी। वो समझते होंगे इस बात को कि तरीन साहब ना तो पॉलिटिकल लीडर हैं, ना क्राउड पुलर हैं, ना क्राउड के लिए कोई अपील रखते हैं, ना प्रोग्राम रखते। उनका आज तक जो स्टेचर पब्लिक में है वो सिर्फ इतने ही है, कोई एक अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर हैं और एक स्टेज पे आके उन्होंने एक तैयारा उड़ाया था और कुछ एमपीएस को भर भर के लाए थे। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तरीन साहब का माजी में कोई रोल नहीं है।
एक पॉलिटिकल मैनेजर होने के नाते वो ये कर सकते हैं कि साउथ में या कराची में चंद इलेक्टेबल्स को इकट्ठा कर लें, और और एक और जाविया भी है सोच का, अभी कंटोर्स क्लियर नहीं हुए कि क्या ये PMLQ पार्ट 2 है या PMLQ को कुछ हद तक ज़िंदा रखते हुए इलेक्टेबल्स की एक नई टीम मैदान में उतारी जाती है। जरदारी साहब भी पंजाब में आ रहे हैं, भले इमरान खान का वोट कम हो जाए, ख़त्म नहीं हुआ। आप सब लोग समझते हैं कि शायद प्रो इमरान वोट तकसीम होगा, मेरा गुमान और है एंटी इमरान वोट तकसीम होगा। अगर पीपल्स पार्टी, PMLN, जहांगीर तरीन का ग्रुप आपस में अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, उनकी टोटल डिपेंडेंस इलेक्टेबल्स पे होगी। लाइक तरीन PMLN आज भी एक पॉलिटिकल फोर्स है, आप उसका वोट बैंक कम कहें ज़्यादा कहें, लेकिन वो पूरे पंजाब में एक इंतखाबी मुकाबले की सलाहियत रखती है, हारे या जीते। रहेगी बात इमरान खान की, इलेक्टेबल चले जाएंगे, नज़र आ रहा है, जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी चले जाएंगे, चंद बच रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो इंतखाबी हलकों की पोजीशन है और जो इंतखाब के ख्वाहिशमंद लोग हैं, मैं एक बात वाज़े कर दूं कि हमारे पंजाब के क्या बाकी सूबों के भी जो इंतखाबी हलकों की सियासत है वो नज़रियात से बहुत हटके है। लोग एक अपॉर्चुनिटी के लिए, पावर शेयरिंग के लिए अपने तमाम वसाइल लगा के इलेक्शन लड़ते हैं जी। जिस पंजाब में बेशुमार उम्मीदवारों ने TLP के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, सिर्फ ये समझते हुए कि इनका 5 से 7 हज़ार वोट है, वोट PTI को भी इग्नोर नहीं करेंगे, PTI को भी टिकट होल्डर्स मिल जाएंगे, बड़े छोटे या बड़े जी। एक बात और वाजे कर दूं कि नई कोलिशन गवर्नमेंट के जो इम्कानात हैं, अगर वो बन जाए, जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने भी इशारा किया, तो वो माजी की सभी कोलिशन गवर्नमेंट से कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट साबित होगी। PMLQ का कोई सियासी किरदार नहीं है, शुजात साहब की सेहत के हालात, उनकी शख्सियत, वो कोई परवेज़ इलाही साहब चौधरी, अगर परवेज़ इलाही साहब वापस आते हैं, चौधरी सरवर साहब इस्तेहकाम नहीं दे सकेंगे? नहीं, वो उनकी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, जहां कैंडिडेट अच्छा है वहां इनकी पोजीशन अच्छी है। माजी में हुआ ना, 2008 में देखा हमने, 2013 में देखा, 2018 में भी देखा। 2018 में उन्होंने सिर्फ वही सीट्स जीती जो PTI के साथ एडजस्टमेंट में थी, जो PTI के साथ एडजस्टमेंट में नहीं थी वो सीट्स नहीं जीती। 2013 में भी PTI फॉलोअप में थी, PMLQ तो नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी नहीं थी पंजाब में। डीप रूटेड एनालिसिस है आपका नैयर साहब, लेकिन जो क्रक्स है सारे एनालिसिस, अगर पंजाब की सतह पर ये कुछ ऐसी बांट होती है तो एंटी इमरान वोट तकसीम होगा, प्रो इमरान वोट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब चुनाव होगा। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक और मामला जो हुकूमत के गले की हड्डी बना है वो है बजट। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा तो ये कह रही हैं कि इलेक्शन ईयर बजट होगा और उनके पास मुतबादिल प्लान भी मौजूद है अगर IMF नहीं आता। वो क्या फरमा रही हैं, सुनते हैं ज़रा। IMF को पॉलिटिकल डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए, और हमने जो IMF से बात करी है वो ये ज़रूर कही है कि देखिए ये जो डिले है अच्छा आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं अच्छा है, तो ये अनसर्टनिटी थोड़ी कम ख़त्म होनी चाहिए, टाइम हो गया है। और वैसे भी आपका प्रोग्राम 30 तक जो है जो भी करना है वो हमें ज़रा तेज़ रफ्तारी से करना चाहिए। जाहिर है हर कोई इसके सेकेंड प्लान B वगैरह भी लोगों के होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे। अतर आप समझते हैं कि इसमें सब्सटेंस है, इस गवर्नमेंट के पास वाकई प्लान B मौजूद होगा आपके ख्याल में? मतलब क्या प्लान है कि IMF की हम चुगली करेंगे बैठ के, क्या IMF की बुराइयां करेंगे, ये प्लान है? इसके अलावा तो देख ली जब से ये बताई है ये मसलसल आपको एक ही बात बता रहे हैं कि बस अगले हफ्ते हो गया, फाइनल हो गया, सब कुछ डन हो गया। देखिए आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं,
आइए आपके मुल्क की सूरत-ए-हाल के ऊपर कमेंट किया, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड की हालात है। आज तक हमने नहीं तारीख में देखा कि इस किस्म का क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के ऊपर हो रहा। इवन के जो फौजी हुकूमतें गुजरी हैं माजी में, उसमें भी हमने ये नहीं देखा। आज ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या कहा है? उन्होंने आपकी मुल्क के हवाले से क्या बात की है कि सिविलियंस के किस तरह आप केस फौजी अदालतों में चला सकते हैं। उसके साथ साथ जो अमरीकी सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मनमानी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिसको दिल चाहता है ये गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसको दिल चाहता है ये पकड़ लेते हैं। उसमें ओवरसीज सिटीजन्स को भी कुछ इन्होंने पकड़ा है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये लोग धमकियां देते रहे कि जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, आपके कार्ड कैंसिल कर देंगे। मैंने इसी प्रोग्राम में आपसे पहले अर्ज की थी कि ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो आलमी रिएक्शन आएगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड हैं। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो सारे जो हैं अपनी हुकूमत के हवाले से एक मुस्बत तासुर नहीं रखते। इस वक्त जो हालात है वो आपके सामने है। तो इसी वजह से आप ये आलमी सतह के ऊपर ये रिएक्शन देख रहे हैं। अगर आपने ग्लोबल विलेज के अंदर रहना है तो आपको मुल्क के अंदर हालात बेहतर करने पड़ेंगे। उनका वोट बैंक है तो भाई वहाँ इंटरलिंक है। उनका वोट बैंक है जी, पाकिस्तानी वोट बैंक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बरतानिया के कुछ ऐसे हलके हैं कि जहाँ पे 50-60% वोट पाकिस्तानियों का हल्के में, तो इससे भी ज्यादा है। और इसी तरह आप अमेरिका में देख लें, तो जब वो लोग अपने उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आलमी इदारों के ऊपर भी प्रेशर आएगा। और जो दुनिया देखती है आपको, वो आपके ओवरसीज सिटीजन्स की निगाह से देखती है। इस वजह से तमाम तर बुराइयों के बावजूद भारत का जो डायस्पोरा है वो अपने मुल्क की तारीफें करता है, तो उनकी आपको मुफ्त रिपोर्टिंग मिलती है मीडिया के अंदर भी और आलमी सतह पे भी। इसके बरक्स ईरान के जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ईरानी सिटीजन्स, वो अपने मुल्क के हवाले से जो तासुरात रखते हैं उसी नजर से मीडिया उनको रिपोर्ट करता है। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो हमेशा से मुस्बत बात करती थी। अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि ओवरसीज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हुकूमत के हवाले से मनफी तासुरात रखता है। वो गलत हो सकते, सही हो सकते, एक अलग बहस है। तो ये चीज सोचने की है फैसला साजों के लिए कि आप अपने जो आपके एम्बेसडर्स हैं आपके पूरी दुनिया में ओवरसीज, उनके साथ खुदारा इस तरह ना करें कि जिसका आपको फिर जो है ये सारी चीजें जो अमरीकी सेनेट से आ रही हैं, दीगर जगहों से आपको देखने को मिल रही है, इसमें उनका बड़ा किरदार है। इम्प्रेशन का बड़ा किरदार होता है और आप सही कह रहे हैं कि इम्प्रेशन सेटिंग की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। और इसके लिए जो पॉलिसी साज हैं या फैसला साज हैं उन्हें देखना चाहिए कि वो किस नौयत की पॉलिसीज़ मुरतब कर रहे हैं। साबिक DGISPR आसिफ गफूर साहब याद आ गए, जो कहते थे कि कम से कम 6 महीने तक आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग अच्छी होगी तो इम्प्रेशन भी अच्छा होगा। राना साहब, एक बड़ी अजीब बात है, जैसे इस गवर्नमेंट के जो पर्सनल लेवल पर राब्ते हैं या सफारतकारी है वो भी IMF के साथ मामलात को बेहतर नहीं बना सकी। चाहे वो अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें हों, IMF के साथ डील बन नहीं पा रही। और ख़ुद उन नून लीग के जो अपने साबिक वज़ीर ख़जाना हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब, उनके बड़े सीनियर लीडर हैं, वो नहीं कन्विंस हो रहे। वो कह रहे हैं कि कभी इम्कानात है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। यानी किसी खाम ख्याली में अवाम को रखना मुस्लिम लीग नून का ये इस हुकूमत का भला कर सकता है? देखिए आयशा, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि IMF को ये कन्विंस नहीं कर सके। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और IMF के साथ जो रवैया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज़ रिवील कर सकता हूँ यहाँ पे कि मेरी एक डोनर एजेंसी जो है, बहुत बड़ी दुनिया की डोनर एजेंसी जो है, उसके बहुत बड़े ओहदे पे कोई शख्स फायज है, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको इंटरेस्ट रेट जो है मजीद बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अभी ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है और उसमें मजीद अगर बढ़ाव हो जाता है तो आप सोच सकती हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी। यहाँ पे एक बहुत सीरियस सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, उस पे ये लोग कन्विंस नहीं कर सक रहे IMF को, ये मौजूदा हुक्मरान कन्विंस नहीं कर सक रहे IMF को, और वहां पे एक सिचुएशन बनती जा रही है एवरी डे पासिंग बाय। और इससे आगे थोड़ा सा चलता हूं, इससे आगे ये सिचुएशन है कि आपको यानी कि पाकिस्तान को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हो सकता है 1.3 बिलियन मिल जाए, हो सकता है कुछ 19-20 का फर्क हो, इस फिगर के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये रिलीफ काफी नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाता है और उसके साथ साथ मैं एक चीज यहां पे ऐड कर दूं, डॉलर की फ्री फॉल जो है वो जारी रहेगी।
सो दैट मीन्स कि डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। सो अगर ये सारी चीजें कंट्रोल में नहीं है और अगर आपको 1.3 बिलियन का अगर चंक मिल भी जाता है तो वो तो आपके लिए रिलीफ होगा फॉर अनदर लाइक 2-3 months टाइम, जस्ट अ ट्राइमेस्टर, 2-3 महीने का रिलीफ होगा। एग्जैक्टली उससे आगे आपका रिलीफ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, वो आपके पास कोई प्लान है? नो, देयर इज नो प्लान। अच्छा डॉलर जो है अगर आपका इसी तरह चढ़ता रहा और फ्री फॉल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये 350 और जैसे मियां नवाज शरीफ कहते थे 500 का हो जाएगा डॉलर, तो ये तो 500 जाके ब्रेक भी नहीं लाने लगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट अगर आप मजीद बढ़ा देते हैं तो आप कहां खड़े होंगे? सो इट्स अ सीरियस सिचुएशन एंड नोबडी इज हैंडलिंग इट। और अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। सिर्फ बियर स्टेटमेंट्स दे देना कि हम आंखों में आंखें डाल के बात कर लेंगे IMF की, हम जनाब IMF हो या ना हो पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा, ये सागदार साहब बारहा कह रहे हैं जी। It doesn't work that way, ऐसे नहीं हो सकता। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ आपको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो भी आपको जो छोटा सा माइनर चंक मिलना है उससे 2-3 महीने का रिलीफ मिलेगा, उससे आगे आपको नहीं मिलेगा। साहब आपको डीजल की कीमत में आज रात रिलीफ मिलने जा रहा है, आप इससे आगाह हैं? 5 रुपए कम होने जा रहा है डीजल, तो सिर्फ डीजल वालों में तो गड्डी खिला देती है, मैं तो डीजल गड्डी चलानी बंद कर देती है। उससे डॉलर तो नहीं कम। ये गिमिक्स हैं और ये गिमिक्स इनकी PDM की सो कॉल्ड नून लीग की ये कोई नया काम नहीं है, ये गिमिक्स इनकी चलते हैं। 5 रुपए कम कर देने से डीजल के जो खेत में जो आज हो रहा है वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम मेरा ख्याल अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट करें, एक तो जब उन्होंने रूस से गंदम मंगाई तो पाकिस्तान में गंदम कीमत गिर गई, कुछ इस किस्म का आपको मेरा ख्याल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एक तो राणा साहब 2 चीजें मुझे आपकी समझ नहीं आई कि सीरियस सिचुएशन हो सकती है, वो क्या है आप जरा डिफाइन करें कि सीरियस सिचुएशन और होती क्या है, इससे ज्यादा सीरियस क्या होती है? कतर जैसे होती है जब नैयर साहब भी बोल रहे होते हैं और राणा साहब भी बीच में बोल पड़ते हैं, वो सीरियस सिचुएशन। ये है कि कतर इसके कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। आज ये बताइए कि पाकिस्तान का संजीदा तबका पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है। हम 4 बैठे बात कर रहे हैं ना, हमारे किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, हम एक आध कहीं सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर बात क्या कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान का सियासी ऊंट जो है ना किसी करबट नहीं बैठेगा, आप डार साहब जो मर्जी कर लें और ये अगर बेस्ट जिम्नास्ट भी बन जाए और सब कुछ कर लें, उसके बावजूद भी आपके हालात संभलेगी नहीं। क्योंकि अगर ये आज एक लड़कते हुए हम एक और इलेक्शन करा के एक और लड़कती हुई गवर्नमेंट बना लेंगे, एक पोजिशन बन के बैठ जाएगी, तो जिस तरीके से अब हो रहा है यही आपका गेम बाद में चलती रहेगा। जब से PDM आई है, सिवाय इसके कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पर काटने के, अपने जाती मफादात के क्या कहते हैं कानून बनाने का, और क्या काम किया उन्होंने जी, प्रायोरिटीज क्या रही का ताल्लुक है, जिनका तो बेसिक स्ट्रक्चर जो सोच ही बेसिक जो है ना वो मेरे ख्याल में फाल्टी हो सकता है, मैं गलत हूँ कि कहते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। भाई इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे ठीक होगी? आज आप चले जाएं, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है आपका, इसका ये सब कुछ हम कर रहे हैं, तरीन साहब ये कर लेंगे, जरदारी साहब वो कर लेंगे, इससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा? क्या PTI को तोड़ के बिल्कुल कर दें, खत्म कर दें, क्या इससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी? उसको कम होने में वक्त लगेगा। मुशर्रफ साहब एक बात किया करते थे कि आपको दरख्त पे चिड़िया जो आके बिठाते हैं ना, बड़ा टाइम लगता है, आहिस्ता 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 उनको आदत पड़ती है, जो एकदम उड़ जाए फिर दोबारा वो आती नहीं है वहां पे। आपका अपना जो इन्वेस्टर है, क्या वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है? अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया था कि आप इन्वेस्ट कीजिए, ये होगा, हम बाहर से पैसे लेके आइए। क्या वो खुद अपने पैसे लाने को तैयार हैं? क्या उनके वज़ीर बुजुर्ग जो मियां साहब है वो लाने को तैयार हैं? और जो लोग हैं, जरदारी साहब हैं, ये जो ये लाने को तैयार हैं? अगर इनका कॉन्फिडेंस नहीं है, जो मेरे वजीर खजाना को अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, जो मुझे हर रोज इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि वो अपना सारा कुछ बेच बार के पाकिस्तान में लेके आ जाएं, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मुझे कैसे कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल ठीक है। अवाम के मसाइल बहुत ज्यादा संजीदा हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस हैं,
जिस किस्म की हम ये जो सुन रहे हैं सभी बयान और माजी में जिनके पैदा करता है वही उसको सुधारने के लिए बैठे हैं। बहरहाल अवाम का बड़ा मैटर करता है ये कैसे बहाल होगा। इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। अब वो सियासत में पढ़ना नहीं चाहते और तवज्जो मईशत की तरफ रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी शराइत वही है कि सबसे पहले तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में रखें, जिससे बाकी लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो, वो इन्वेस्टर्स हो या चाहे कोई और। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नैयर साहब, ज़रा कहें सियासी जोड़ तोड़ फोड़ और उसके साथ ये माशी तोड़ फोड़, इसका नतीजा क्या निकलेगा? IMF के बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं? ये तो कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है। छोटा इकोनॉमिस्ट नहीं बता डार साहब तो 6 माह से यही कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके। राना साहब भी हल्का फुल्का खौफ दिलाते रहते हैं और कभी उम्मीद भी दिला देते हैं, लेकिन जितनी मुल्क के दूसरे नॉन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने किसी न किसी मरहले पर इस मुल्क की इकोनॉमी को डायरेक्टली मैनेज किया या उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, वो तो बिल्कुल ही इस वक्त उम्मीद नहीं रखते कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से आसानी से निकल जाएगा पाकिस्तान। भाई ये IMF अब चंद दिन रह गए हैं बजट को फाइनलाइज करने में। IMF के भी जो 3 पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने IMF के डायरेक्टर से बात की है जी, अभी कई प्रिकॉशंस लेके वो बैठे हुए हैं। जैसे अतर साहब कह रहे थे, दूसरी हुकूमतों में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से बहुत प्रेशर्स हैं कि पाकिस्तान में एक स्टेबल इन्वायरमेंट हो। पाकिस्तान एक परमानेंट बेनिफिशरी है IMF के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का, और बेनिफिशरीज़ की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है, पहले पर मिस्र है। और पाकिस्तान मुद्दतों इंटरनेशनल डोनर से या बैंक से या एजेंसी से लोन ले रहा है, लेकिन इस तमाम तर इनायत के बावजूद और दोस्त मुल्कों की इमदाद के बावजूद पाकिस्तान अपने माली मामलात बेहतर नहीं कर सका और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। अभी वो आपने कहा था डीजल सस्ता होएगा, तो मैंने कमेंट दिया था क्या डॉलर सस्ता होगा? एक्सचेंज रेट के ऊपर IMF का एतराज़ है, तो वो कैसे होगा? बात तो महंगाई की है। बात यह है कि 40% से ज़्यादा लोग पहले ही खते गुर्बत से नीचे हैं, वो और गरीब हो जाएंगे। बात तो एक आम आदमी की ज़िंदगी की है जिसे ये नहीं पता कि पैसा IMF से आता है या वर्ल्ड बैंक से आता है जी। उसे तो ये पता है कि मुझे शाम को कितने पैसे मिले हैं और उन पैसों की बाइंग कैपेसिटी शाम मार्केट में क्या है, एक 4 या 5 बच्चों के साथ। उनके लिए ज़िंदगी तो सिर्फ चंद अशियाए ज़रूरत की तमन्नाई है। उन्हें लंबी लंबी बातें नहीं आती, उन्हें एक बड़ा छोटा सा स्कूल चाहिए, एक छोटा सा अस्पताल चाहिए जिनमें आम बीमारियों का इलाज हो जाए। हमारी हुकूमतें भला किसी की भी रही हों, आम आदमी के लिए तालीम का, सेहत का, रोज़गार का इंतज़ाम नहीं कर सकी। नारे जितने जी चाहे लगाए हों, गुर्बत है कि बढ़ती ही जा रही है, इमारत चंद हाथों में मुंतकिल हो गई है। जब तक आप ये फ़र्क दूर नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में मिडिल क्लास बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी या पिस के रह जाएगी। आप इस बढ़ती हुई गुर्बत को रोकने का कोई इलाज इन जमातों और इन हुकूमतों के पास नहीं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं उनके पास है। अच्छा, मेरा वन लाइनर लें, इसमें क्वेश्चन ऐड करें। सुने वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत मसाइल का हल। एग्री? चलिए, अब उन्होंने बदल लिया बयानियाँ, कुछ वैसे भी बयानियाँ बदलिए। मैं थोड़ा सा अगर लम्हा हो तो बता दूं, PTI थोड़ा सा अपना नैरेटिव भी चेंज कर रही है। आप रऊफ हसन साहब जो नया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, आप उनको ज़रा वॉच करें। मैं पहले भी कहता था कि पार्टी अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट करे, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, बल्कि कुछ को मैं तो इस बात का हामी था कि इमरान साहब खुद फारिग कर दें। अच्छा। और पार्टी की को रीसेट करें, रिकन्स्ट्रक्ट करें। रऊफ हसन साहब बड़ी बैलेंस बातें कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो ऐसी बैलेंस बातें करेंगे। और फवाद चौधरी जैसी शोला नुमाई से लगते गुरेज़ा ही नज़र आ रहे हैं, और गुरेज़ा ही होंगे। इज़ ए मैच्योर पर्सन और बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, थिंक टैंक चलाते रहे हैं इस्लामाबाद में, एक अच्छी शख्सियत है। और इमरान को अपने पहले भी एक दिन बात की थी कि इमरान साहब अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचाने। अब तक गालिबन उन्हें काफ़ी अदराक हो चुका होगा। नहीं, उनके इंटरव्यू से तो ऐसा नहीं लगता नैयर साहब जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो पब्लिक स्टेटमेंट्स होते हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। इनर बातें और होती हैं। जो मैंने कहा था वो सही कहा था कि अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचाने। उन्होंने अपने दोस्तों को सेट करने में और दुश्मनों का इंतखाब करने में गलती की है। उन्हें इस रवैये को बदलना होगा। जिन्हें वो दुश्मन समझते थे वो दुश्मन नहीं थे, जिन्हें वो दोस्त समझते थे वो दोस्त नहीं थे। जो छोड़ के जाने वाला होता है वो कभी दोस्त होता ही नहीं है, और जो दोस्त होता है वो कभी छोड़ के जाता ही नहीं है, छोड़ के जाता ही नहीं है।
इमरान साहब थोड़ी सी मरदम शनासी को भी बेहतर करें। बुरे वक्त सियासी जमातों पर आते हैं, सभी जमातों पर आए हैं। अभी ज़रूरत इस अमर की है कि PTI KP और पंजाब में अपनी पार्लिमानी सियासत को बचाए, सरवाइव करे। और भले पार्लिमानी इलेक्शन सियासत जीते के या ना बलबूते पर अपनी जीते, सियासत को भले आगे इलेक्शन बढ़ाएं, जीते आइंदा या के ना लिए। जीते, हाँ। लेकिन एक बेहतरीन पार्लिमानी कुव्वत बन के असेंबली में जाए। कोलिशन कमेटी बनेगी ना, उसके मुकाबले में किसी एनालिस्ट के निगाह में फ्यूचर गवर्नमेंट कोई ऐसी नहीं बनने जा रही जिसकी बेयर मेजॉरिटी हो अगेंस्ट इमरान खान। ऐसा ही इमरान खान हर साहब भी कह आदमी रहे जो हैं है कि वो किसी एक की नहीं, सब लोग majority यही नहीं समझ होगी, रहे weak हैं government कि होगी। 40-40 सीटों के फार्मूले साथ ही, सोशल मीडिया पे यही 40-40 चल रहे सीटों हैं। के साथ हाँ। कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। इमरान 80-90 सीटों के साथ जाके अपोजिशन बना ले, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर अपोजिशन लीडर बने तो खुदारा असेंबली के अंदर बैठे। अपोजिशन लीडर असेंबली के अंदर होता है, सड़क पे नहीं होता। सड़कों की सियासत। जनरल साहब आप क्या कह रहे थे? मैं कहता रऊफ की एक बहुत बड़ी एक और खूबी है कि वो मेरा बैचमेट है। ओह अच्छा चलें, ये मेडल। दूसरी आयशा, एक लाइनर आयशा ये भी कि दूसरा खान साहब को ये भी इदराक अब होना चाहिए कि उनका मुकाबला PDM के साथ है। खुदा ना बहस को दानों की तरफ मत लेके जाएं, सियासत के अंदर रखें। आपका मुकाबला सियासतदानों से है, इदारा नहीं है। यानी नैरेटिव में ये न्यूक्लियर चेंज उन्हें लाना होगा हर सूरत, और पॉलिटिकल मैदान की तरफ नीड ऑफ द आवर। हाँ, नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द टाइम। वो जी किस जनरल हद साहब। तक ले भी आए हैं, मुझे लगता है यूं है मुझे। अच्छा ठीक है, ताज़ा इंटरव्यूज फिर आपने। मुझे यूं लग रहा है कि कुछ हद तक वो ले भी आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं उस तरफ। अल्लाह करे ये हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की कोई भी सियासत हो, एस्टेब्लिशमेंट सबकी है, आपकी मेरी नहीं है। फौज सबकी है, ये चीफ सब है। कल खुदा ना खास्ता लड़ाई होगी तो इसी चीफ के अंदर हमने लड़ाई लड़ने जाना है। तो हमें ये चीजें, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमें समझ होनी चाहिए, और जितने बड़ी सियासी लीडरशिप है उसको उतनी ज्यादा बेहतर समझ होनी चाहिए। उसी तरह अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी इसी किस्म की सोच को डेवलप करना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज है, ये मेरी या PTI की, PM की, किसी और की फौज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ना ही ये इंतखाबी हरीफ है। ठीक है। अच्छा, ना ही किसी का हरीफ है ये। ठीक है, इंतखाबी हरीफ नहीं है। अच्छा रन साहब, जो अब बिफोर वी क्लोज, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें तो जहां पर ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर भी हमने बड़ी अहम पेशरफ देखी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला सर्दखाने की ही नज़र होगा। इस कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तकसीम को मजीद वाज़े नहीं किया, और दूसरी तरफ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जायज़े के लिए भिजवा दिया गया है। आप क्या समझते हैं इस मामले पर? There is a serious situation within Supreme Court judges जी, और मेरे ख्याल में वो खुद बैठ के उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं कर सके, एंड इट्स टू लेट नाउ। और जो यहाँ पे अली परवेज़ मलिक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक़ है, वो बहुत क्लोजली चीज़ों को लेके चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक ब्रिज बिल्डिंग। मैं बड़ा इससे एहतियात से काम ले रहा हूँ कि ब्रिज बिल्डिंग का किरदार जो है वो अली परवेज़ मलिक साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो शाइस्ता मलिक साहिबा के साहबजादे हैं, वो एक बहुत किरदार यहाँ पे कर रहे हैं। कनेक्टिंग डॉट्स, ये वेब बड़ा पॉलिटिकल वेब, लेकिन इसमें अगर इम्प्योरिटी है तो उसको दूर करना सियासतदानों का काम है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।